चलो देखना है, व्यंजन वर्ण चल रहा था हमारा। व्यंजन वर्ण। अच्छा, उससे पहले एक क्वेश्चन करते हैं, पहले इसका जवाब दो, उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। देखना, हम व्यंजन को बोले थे कल इस तरह से भी लिखते हैं, बोले है ना, व्यंजन वर्ण। सुनना है, हम बताना जो चाह रहे हैं उस पर ध्यान देना है। यहाँ ध्यान दो सब। देखना, अनुस्वर का मतलब तो जानते होगे नो, या कोई कोई व्यक्ति कहीं कहीं मो भी पढ़ता होगा, लेकिन ये कैसे जा सकते हो? बस इधर से निकलना है, ठीक है, जा सकते हो। बट यूं कैसे आ गया, कोई बता सकते हो? गंगा को अगर हम ये लिखे, सही है या नहीं? सही है, गलत है। अनुस्वर का मतलब केवल नो होगा, ये गलत बातें हैं। तो फिर अनुस्वर का हिंदी क्या हो, मतलब उसका मतलब क्या होगा, समझना क्या होगा। मान लो हम लिख दिए हैं गंगा, क्या लिखे हैं? हम लिख दिए खंभा, क्या लिखे हैं? हम लिख दिए पंखा, ठीक ना। हम लिख दिए व्यंजन, हम लिख दिए संधि। तो अनुस्वर का मतलब क्या होगा, उसका उच्चारण क्या निकलेगा, वो निर्धारित करता है उसके बाद वाले वर्ण। क्या करता है? उसके बाद वाले वर्ण। जैसे समझना है आप, ये अनुस्वर के बाद में क्या है? ध। धो बताना किस वर्ग का वर्ण है? धो जो है किस वर्ग का वर्ण है? भाई क्यों कॉपी देखते हो, ऐसा ही देखो ना। धो किस में आता है? हाँ, तवर्ग का। धो किसका है भाई? तवर्ग। तवर्ग में कुल कितने वर्ण होंगे? 5। कौन कौन? त, तो नहीं, त, थ, द, ध, न। ये तो सुनो, अगर हम इसको लिखेंगे तो इसे लिखेंगे सो। अब अनुस्वर ना देके यहाँ कुछ आएगा तो इसके लास्ट वाला जो होता है वो आता है, क्या होगा? तो सो नो धो संयुक्त हर्षिकर। अच्छा, इसको आधा नो धो हर्षिकर पढ़ेंगे या सो नो धो संयुक्त हर्षिकर पढ़ेंगे? सो नो धो संयुक्त हर्षिकर बोलेंगे, क्योंकि संयुक्त मतलब संयुक्त वर्ण का है, संयुक्त वर्ण का है। तो फिर आधा नो क्यों बोलते हैं? क्योंकि शुरू शुरू जब बच्चा कोई सीखता है पढ़ने के लिए तो उसको बोलने संयुक्त उतना नहीं आता, इसलिए उसको आधा आधा बोल के सिखाया जाता है। बस फर्क क्या है, बाद में सुधारा नहीं जाता। हम लोग पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ते हैं, आधा आधा। लेकिन जान लो, अगर अब से कभी पढ़ना तो इसको पढ़ना सो, आज दोनों जिससे जुड़ा हुआ है उसको बोल के तब संयुक्त, नो धो तब संयुक्त बोलेंगे। समझ में आया? अब फिर हर्षिकर, ये समझ में सबको आ गया ना? सुनना, तो यहाँ गंगा का देखना, अनुस्वर के बाद क्या आया है? गो। गो किस वर्ग का है? कवर। कवर, कवर के लास्ट वाला वर्ण क्या होगा? अंगो। लास्ट वाला, तो यहाँ अनुस्वर के जगह पे अंगो आएगा, अनुस्वर के जगह पे क्या आएगा? यानी ऐसे आएगा। बहुत जगह इस तरह से देखे होगे लिखा हुआ, ये अंगो बहुत जगह तुमको देखे भी होगे किताब में। कहीं देखे हो या नहीं देखे हो? नहीं देखे हो तो देखना, संस्कृत में खास करके ये दिया हुआ रहेगा, ठीक ना। एक भीष्म प्रतिज्ञा होगा, शायद 9th में है भीष्म प्रतिज्ञा, उसमें देखना गंगा का जिक्र किया हुआ है। अगला हम खंभा का बात कर रहे थे, देखो अनुस्वर के बाद क्या है? भो। भो किस वर्ग का है? पवर का। भो किस वर्ग का है? पवर। अब पवर का अंतिम वर्ण मो, क्या आता है? तो ये होगा खो, आधा मो, भो आकर जो खंभा में तो मो लिखे भी होगे, हो सकता है कुछ व्यक्ति। अगला देखा पंखा। पंखा किसका है? खो। खो उसके, अच्छा सुनो, उसके पहले वाला नहीं, उसके बाद वाला देख रहे हैं, बाद वाला। तो बताना ये क्या है? कवर का ना, कवर का लास्ट में अंगो, तो इसको क्या लिखेंगे? पो हलंत खा, ये होता है। कोई कहीं पे पो अनुस्वर खाकर इसका नहीं देखोगे, देख लेना, कहीं तुमको दिखाई नहीं देगा। ये व्यंजन का फिर देखो, इसका लास्ट वाला क्या है? जो है चवर्ग का, और इसका अंतिम वर्ण क्या होता है? यो। इसीलिए हम यहाँ लिखते हैं इस तरह। समझ में ही आया है? यहाँ सबको समझ में आया कि ये अनुस्वर का मतलब क्या आता जा रहा है? क्लियर सबका हो गया ना? तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं भाई? व्यंजन वर्ण। तो देखना, कुछ बातों को हम रिपीट करते हैं, याद होगा तो बोलते जाना, वरना सुनते जाना।
सबसे पहले हमने पढ़ा था वर्ण। वर्ण दो भागों में बटा था, एक स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण फिर 3 भागों में बटा था, एक हर्ष स्वर जिसको हम मूल स्वर भी कहते हैं, मूल ध्वनि भी कहते हैं और मूल वर्ण भी कहते हैं। समझ में आता कहा गया। अब सुनना, इसकी संख्या 5, अ ई उ री ले, यानी बोले थे एक पकड़ना और एक छोड़ना है। उसके बाद इसमें सबसे कम मात्र समय लगता है, यानी एक मात्रा का समय लगता है। उसके बाद हम लोग कहाँ चले थे, दीर्घ वर्ण पे। ये जो था इसकी संख्या 8, यानी स्वर वर्ण जो 13 होता है, स्वर वर्णों की संख्या 13, 5 चला गया हर्ष स्वर में, तो जो बचा 8 हो किस में चला जाएगा, दीर्घ स्वर में। इसमें क्या होता है, आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, उसके बाद एक री के नीचे जो था, उसके बाद ए आई ओ औ। इसमें 2 मात्रा का समय, यानी कि हर्ष स्वर के दुगना समय लगता है। यहाँ तक क्लियर। अच्छा, इसके बाद जो हमारा वो क्या है, प्लुत स्वर है। प्लुत स्वर ये क्या है, इसमें 3 मात्रा का समय लगता है, यानी हर्ष स्वर का 3 गुना अधिक समय लगता है। इसका प्रयोग हम ज़्यादातर संबोधन में करते हैं, संगीत में करते हैं और वेदांग में। जैसे हे कृष्ण, तो हे जो आया वो क्या है, हमारा प्लुत स्वर है। यहाँ तक क्लियर हो गया ना। उसके बाद हम चलते हैं किस पे, व्यंजन वर्ण में। तो व्यंजन वर्ण जो है इसकी संख्या 36 है। इसकी संख्या को से लेकर ग्यों तक, को से लेकर के ग्यों। अच्छा, स्वर वर्णों की संख्या कितना था भाई, 13, ओ से लेके औ तक। और अनुस्वर और विसर्ग जो बच जाता है उसको क्या बोलते हैं, अयोगवा। अब ये बताना है विसर्ग का उच्चारण किसके जैसा होता है, हो के जैसा। जैसे मान लो कि शांति के लास्ट में विसर्ग है तो हम उसको शांति पढ़ते हैं ना, तो लास्ट में हो का उच्चारण आया ना, तो विसर्ग का उच्चारण हो जैसा होता है। तो अगर हम बातें व्यंजन वर्ण का कर रहे हैं तो व्यंजन वर्ण को 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 4। एक है स्पर्श वर्ण। स्पर्श वर्ण की संख्या 25, को से लेके मो तक, को से लेके मो तक। अच्छा, इसे 5 वर्गों में बांटा गया। इसे कितने वर्गों में, एक कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, और सभी में 5-5 वर्ग। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद हमारा कौन सा था, अंतस्थ वर्ण। इसकी संख्या 4। कौन कौन, य र ल व। उसके बाद उष्म वर्ण, उस वर्ण की संख्या 4। कौन कौन, तालब सो, मूर्धन सो, दंत सो, ह। उसके बाद संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण की संख्या 3 गो। 3 गो कौन कौन था, अक्षो, तरो, ज्ञो। अच्छा, संयुक्त वर्ण किस किस वर्ण से मिलकर बना ये बताए हैं। अगर बता दिए तो ठीक है, नहीं बताए हैं तो उतारना चाहोगे तो लास्ट में उतार लेना। ये किस किस से बना है, अक्षो किससे बना के मिलकर के बना है, को हलंत, सो हलंत जोड़ ओ। उसके बाद तरो, तरो की बात करें तो किससे मिलकर बना है, तो हलंत, रो हलंत जोड़ ओ। वर्ण खत्म हुआ। उसके बाद इसका 2 और वर्ग चला था। कौन कौन था, घोष वर्ण और अघोष वर्ण। तो ये केवल ये जो घोष वर्ण था ये क्या था भाई, जो हमारा संयुक्त वर्ण था उसका तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और 5वां वर्ण ये था घोष, और पहला दूसरा क्या था, अघोष। अच्छा, घोष में एक और आता है अंतस्थ वर्ण भी जुट गया था ना, यो रो लो वो, और साथ में हो भी था। और अघोष की बात करें तो इसमें हो को छोड़कर उष्ण वर्ण कहो या सीधे कह दो तालब से, मूर्धन्य से और दंत से। क्या यहीं तक पढ़ाए थे ना, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। उम्मीद करते चीजें याद भी हो गया होगा। कोई ये पूछ देगा कि हम स्पर्श वर्ण क्यों बोलते हैं को से मो तक को, तो क्या बोलेंगे, क्योंकि हमारी जीभ किसी न किसी भाग को क्या करता है, स्पर्श करता है। अगला अंतस्थ वर्ण क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जीभ किसी भी भाग को स्पर्श पूर्ण रूप में नहीं करता, आंशिक रूप से कहीं कहीं टच हो जाता है लेकिन पूरी तरह से टच नहीं होता है। अगला उष्ण वर्ण, उष्ण वर्ण क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो उसमें हमारे क्या होता है कि श्वसन के द्वारा मतलब कि जो वायु निकलते हैं उससे गर्माहट यानी कि रगड़ करके निकलते हैं, जिससे क्या होता है, गर्माहट महसूस होती है, यानी गर्म महसूस होते हैं, इसलिए से हम उष्ण वर्ण बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर। और संयुक्त चूंकि 2-3 वर्णों से मिलकर बना इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, संयुक्त। अब हम जो चलेंगे इसका महाप्राण था और एक अल्पप्राण था। सुनना, अल्पप्राण महाप्राण क्या है। अल्पप्राण वैसे वर्ण को कहते हैं जिसे बोलने में हमारे जो वायु होती है उसका क्या है, बहुत ही कम मात्रा लगता है, यानी बहुत कम समय कह सकते हो इस तरह लगता है, या हमारे द्वारा बहुत कम वायु क्या है बाहर निकलती है, हमारे द्वारा बहुत कम वायु बाहर बहुत कम वायु निकल रहा है, इसलिए अल्पप्राण, अल्प मतलब थोड़ा, और महाप्राण, महा मतलब ज़्यादा, यानी जब ज़्यादा वायु निकलती है बोलने के दौरान, यानी हमें जोर से बोलना पड़ता है, थोड़ा ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, तो उसे हम बोलते हैं महाप्राण। उसे क्या बोलते हैं,
बोलते हैं? महाप्राण। अच्छा ये क्या है? ये भी देखो इसी तरह से हम लोग करेंगे। मान लो हम कबर की बात कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे? क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तालब सो, मूर्धन्य सो, दंत सो, हो। देखना, अब सुनते जाना है। वर्ण का, किसी भी वर्ग का पहला लेटर, तो वर्ग तो यहीं तक हमारा होता है ना, पहला लेटर, तीसरा लेटर और पांचवा लेटर, इसे हम क्या बोलते हैं? ये तीनों को क्या बोलते हैं? तीनों, इसे हम बोलते हैं अल्पप्राण। इसे क्या बोलते हैं? अल्पप्राण। ये हमारा हो गया अल्पप्राण। अच्छा, साथ में सुनते जाना है, लिखा देंगे, टेंशन नहीं लेना है। साथ में हमारा जो ये अंतस्थ वर्ण हो गया, क्या हो गया भाई? ये भी किस में आता है? अल्पप्राण में। ये भी किस में आता है? यानी देखो, याद मत करना कि को, गो, घो और अंगो अल्पप्राण, उसे याद नहीं करना। याद किसे करना है? पहला तीसरा पांचवा अल्पप्राण, पहला तीसरा पांचवा और अंतस्थ वाला भी अल्पप्राण, बस इतना याद करना है। यानी हम लिखेंगे क्या? देखना, प्रत्येक वर्गों के प्रथम, द्वितीय, द्वितीय नहीं, प्रथम, तृतीय, या ऐसे भी कह सकते हो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, ठीक ना? या प्रथम, तृतीय एवं पंचम वर्ण तथा, और क्या हो जाएगा? अंतस्थ वर्ण। जितना भी वर्ग है उसका प्रथम, तृतीय, पंचम तथा अंतस्थ वर्ण, ये जो होगा ये क्या हो जाएगा हमारा? अल्पप्राण। ये क्या हो जाएगा? अल्पप्राण। क्यों बोल रहे हैं अल्पप्राण? क्योंकि इसके उच्चारण में हमें क्या, बहुत ही कम समय, यानी कि वायु हमारे बहुत कम, सीधे कह सकते हो, निकलता है हमारे सांस के द्वारा। अच्छा बताना क्या क्या होगा? को, गो, अंग, उसके बाद च, जो, यो, उसके बाद ट, डो, न, उसके बाद तो, दो, न, उसके बाद पो, बो, मो, उसके बाद यो, रो, लो, वो। तब पूछेगा इसकी संख्या कितनी है? 15 4 19, 5, देखो एक में 3 अब 5, तो 5 दिया, 15 4 19। तो अगर इसकी संख्या पूछ दिया तो इसकी संख्या कितना हो जाएगा? 19। यहाँ तक क्लियर हो गया ना? महाप्राण क्या होगा? अब देखो जो बच गया वो क्या होगा? महाप्राणी ना। बच गया मेरा दूसरा और चौथा, दूसरा और ये बच गया उष्ण वाला, उष्ण वर्ण। और कोई क्या बच गया? तो प्रत्येक वर्गों के द्वितीय, या सीधे कह दो दूसरा तथा, अच्छा इसको अब मिटा देना, समझ में आ गया ना? इससे दूसरा तथा चौथा वर्ण एवं इसको और क्या बोल सकते हैं? उष्ण वर्ण एवं उष्ण वर्ण। इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 2 को ही बचा था ना, 5 दूनी 10 4 14। इसकी संख्या, अच्छा कौन कौन होगा? को यहाँ गया तो खो यहाँ होगा, घो, छो, झो, ठो, ढो, थो, ढो, फो, भो, और उसके बाद तालब सो, मूर्धन्य सो, दंत सो, हो। उम्मीद करते हैं यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। किसी को लग रहा है कि हमें लिखना भी है? किसी को लिखना भी है कि लिखा हुआ सबका है? सबका लिखा हुआ है तो डायरेक्ट मिटा करके हम लोग उच्चारण पे चलते हैं। और अगर किसी का नहीं लिखा हुआ है तो वो लिख सकते हो। तुम लोग नहीं हो ना, लिख लो।
ये चलो देखो, अब देखो हम लोग जो देखेंगे वो वर्णों के उच्चारण स्थान देखेंगे। वर्णों के क्या देखेंगे? उच्चारण, यानी जब भी हम कोई वर्ण बोलते हैं तो कहाँ से निकलता है, हमारे शरीर के जो अंग उसमें कौन कौन सा अंग भाग ले रहा है। तो देखना, पहले उससे पहले हमें जानना होगा ध्वनि यंत्र क्या है। देखते होगे सरस्वती माता का जब भी फोटो देखते हो या मूर्ति देखते हो, उसमें देखना हाथ में हमेशा बीना रहता है, वो वाद्य यंत्र है। वो क्या है? वाद्य यंत्र, क्योंकि बजाने से वहाँ निकलता है, वहाँ की जो ध्वनि निकलता है वो क्या करने से निकलता है? बजाने। बट हम लोग के मुंह से कुछ बजाते हैं तब निकलता है, कि यूं ही बोलते हैं तो निकल जाता है ना, केवल और केवल बोलने से निकलता है। तो हम इसे क्या बोलेंगे? ध्वनि यंत्र। समझ में आ गया? उसके बाद अब देखना, तो हमारा कहाँ से? कभी कंठ से निकलेगा, कभी तालु। सुनना, कंठ तालु जो कह रहे इसका मतलब क्या? मान लो ये कोई व्यक्ति का खोपड़ी है, इस तरह से होता है मुंह, लेकिन सही नहीं बना है, रहने दो, बाद में देखेंगे कभी, ठीक ना। तो देखना यहाँ से कुछ इस तरह से चीजें रहती है। देखना, ये जो यहाँ का भाग होता है इसको हम क्या बोलते हैं? कंठ। इसको क्या बोलते हैं? ये हमारा जीभ हो जाता है यहाँ पे आके, और जीभ के जो ये नीचे वाला भाग जहाँ जीभ सटा हो रहा था उसे ही हम तालु बोलते हैं। इसको क्या बोले? सुनना, स्टार्ट कंठ से कर रहे, कंठ से देखो, कंठ देखना, ये कंठ है, ये इधर देखना है, ये हमारा क्या? कंठ है। यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ आए तो ये हमारा जीभ होता है, उसके नीचे वाला भाग तालु, और ऊपर वाले भाग को मुर्दा बोलते हैं। ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं? मुर्दा। समझ में आया? तो यानी ये तालु हो गया, तो इसके ऊपर वाला ये भाग क्या होगा? मुर्दा। और ये हो गया तालु। यहाँ तक क्लियर? उसके आगे आते तो देखो दांत हमारा होता है, दांत, और उसके आगे होठ, उसके आगे, और ऊपर जो है ये नाक है, ऊपर क्या है? समझ में? तो ये सब जो है यही सब बोलने में यूज होता है, यानी यही सब सहायता करता है बोलने में। तो इसे हम बोलते हैं वाद्य यंत्र, सॉरी ध्वनि यंत्र। इसे क्या बोलते हैं? ध्वनि यंत्र। बजाने से जो निकलता है वाद्य यंत्र, और जिससे मतलब बोलने से निकल रहा है वो ध्वनि यंत्र। समझ में आया? तो जैसे देख सकते हो, कंठ, तालु, जिह्वा मतलब जीभ, जिह्वा मतलब जीभ, सगरो जीभ भी टच करता है। होठ, नासिक मतलब नाक, ओष्ठ मतलब होठ, ओष्ठ मतलब नासिक मतलब नाक, दंत मतलब दांत, दंत मतलब इत्यादि। समझ में आया? अब देखो, इसे याद करने का तरीका इस तरह से करना। कंठ, सबसे पहले पकड़ेंगे किसको? कंठ को। कंठ से आगे आएंगे जीभ के नीचे तालु, जीभ के ऊपर मुर्दा, उसके आगे दांत, और दांत के आगे होठ, और होठ के ऊपर फिर नाक। ठीक ना? समझ में आया? तो देखो याद कैसे करना है। पहले कंठ, कंठ से नीचे तालु के बाद मुर्दा के बाद दांत के बाद और होठ के बाद। अब सुनना, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। याद करना पड़ा? आराम से हो गया ना? यानी कंठ, कवर्ग, कंठ, उसके बाद आएंगे तो दांत की जीभ के नीचे तालु, तालु चवर्ग, तालु, फिर जीभ के ऊपर जाएंगे मुर्दा, मुर्दा टवर्ग, मुर्दा, और फिर जीभ के आगे आएंगे तो दांत, दांत के लिए टवर्ग, और फिर आएंगे तो होठ, होठ के लिए पवर्ग। यहाँ तक समझ में आया? अब बोल के देखो, क ख, देखो अंदर से लगेगा आवाज, यहाँ से निकल रहा क ख ग घ, तो ये कंठ से हो गया। समझ में आया? छ छ जो नीचे बोलो, देखो जीभ नीचे जाके सटेगा। टो ठो डो ढो बोलो, देखो दांत ऊपर, जीभ ऊपर जाके सटेगा। बोल के प्रैक्टिस कर रहे हो ना? तो इस तरह से अगर तुम फिर बोल दो तो बोलो, देखो दांत में जाकर के जीभ सटेगा, हो रहा। अब पो फो बोलो, देखो होठ खुलेगा उसे, पो फो बो, देखो सट के होठ खुलता है ना, पो फो बो, इस तरह। समझ में आ गया ना? तो ये उच्चारण स्थान याद करने का तरीका पता चला। उसके बाद देखना, फिर कंठ के पास जाते हैं तो देखो ओ आ, कंठ के बाद फिर गए तो ओ आ, हर्षाई दुर्गय, हर्षाई, और सुनना, ओ आ हर्षाई दुर्गय, दो गो लगातार। उसके बाद लास्ट के पास, लास्ट हमारा कंठ तक ही थे ना, देखो कंठ, तो यहाँ हर्षाऊ दुर्गा, यहाँ क्या आ जाएंगे? ओ आ हर्षाई दुर्गय, फिर हर्षाऊ दुर्गा। तो हर्षाऊ दुर्गा का उच्चारण कहाँ से हो रहा? ओठ से। हर्षाऊ दुर्गाओं के बाद फिर देख लो री, और ये वाला आ गया, और फिर ली, ये फिर क्या आ गया? ली फिर दांत। उसके बाद देखना, फिर कंठ, यहाँ कंठ है, और कंठ के बाद कहाँ जाओगे? तालु, कंठ के बाद तालु, तो कंठ तालु फिर एक साथ, कंठ तालु एक साथ, फिर कंठ, और लास्ट में क्या था? होठ, कंठ के बाद फिर होठ, तो कंठ और होठ, फिर
कंठ और होठ हो गया। तो उसके बाद फिर दांत, दांत के बाद क्या है? होठ, दांत के बाद और यहाँ सभी कंठ भी, तालु भी और नाक भी, कंठ भी, तालु भी, नाक भी। तो देख सकते हो ए आई ओ आओ। तो देखो आद कैसे रखेंगे? कवर, चवर, टवर, तवर, पवर, ये तो 5 आद हो गया होगा। उसके बाद ओ आ कंठ, फिर उसके बाद तालु, हर्षाई, दुर्गाई, फिर लास्ट चले जाओ यानी होठ के पास। लास्ट मेरा ये होठ था ना, होठ के पास आए तो हर्षाऊ, दुर्गाऊ। फिर छूट कहाँ गया था? यहाँ मुर्दा से, तो री, फिर ली, दांत हो गया नाक। उसके बाद कंठ और तालु दोनों आएगा तो ए आई, कंठ और तालु दोनों। अब फिर कंठ और लास्ट होठ, कंठ शुरू, कंठ और लास्ट होठ, वहां आएंगे तो ओ आओ, यहाँ आएंगे तो बचा अब अनुस्वर और विसर्ग। अनुस्वर नाक, एगो नाक बचा हुआ है, नाक क्या होगा मेरा? अनुस्वर, नाक क्या होगा? और विसर्ग क्या हो जाएगा? फिर कंठ, विसर्ग कहाँ होगा? कंठ। और बताएं विसर्ग का उच्चारण किसके जैसा? हो के जैसा। तो ये दोनों एक साथ, विसर्ग का उच्चारण किसके जैसा? तो विसर्ग हो भी कहाँ होगा? विसर्ग में। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद अब देख लेना है अब बच गया मेरा क्या? देखना, स्पर्श वर्ण वाला आ गया, कवर, चवर, टवर, तवर, पवर, कंठ, कंठ के बाद तालु, तालु के बाद मुर्दा, मुर्दा के आगे हो, दांत, और दांत के आगे होठ। बच्चा अब आज देखो स्वर वाला भी ओ, हर्षाई, दुर्गाई, हर्षाऊ, दुर्गाऊ, री, री, ली, ए आई ओ आओ, अनुस्वर, विसर्ग, अयोगवा भी हो गया। वर्ण का बचा अंतस्थ और उष्ण, अंतः। अब देखना शुरू वाला खाली छोड़ दो। उसके बाद तालु से आना, कंठ छोड़ दिए, तालु, मुर्दा, दांत, तालु, मुर्दा, दांत, तो योरो, लो, योरो और वो आ गया मेरा केवल दांत और होठ के पास। तो ये तुमको फिर याद करना पड़ेगा, योरो, लो। ऐसा यहाँ फिर देखना, यहीं से फिर स्टार्ट करेंगे उष्ण वाला भी, तालब से मूर्धन्य से दंत। अब विसर्ग के जैसा हो था तो उसी के साथ चला गया। समझ में आया? याद कैसे रखना है? सबको समझ में आ रहा ना? अच्छा, एक चीज ये देख लेना, कहीं अगर लिखा रहे मकार तो समझ जाना इसका मतलब मो लिखा हुआ है, मोह हलंत। मकार लिखा हुआ है तो मोह। सोकार लिखा हुआ है, इसका मतलब सो हलंत, सोल। तो वकार मतलब वो हलंत, वकार मतलब यानी वो। यहाँ तक क्लियर है ना? अब सुन लेना, जितने भी वर्ग था उसका 5वां लेटर याद करो। कवर का अंगो, चवर, देखना, कवर का अंगो, चवर का यो, टवर का टवर्गी नो, टवर का नो और पवर का मो। 5वां है ना, ये 5वां का, ये 5वां, ये सब में भी है, लेकिन साथ ही कंठ, तालु, नासिक तीनों में आएगा। कंठ में भी तालु और नासिक तीनों सहायता करता। क्या यहाँ तक समझ में आया? अब देखना संस्कृत में इसको किस तरह याद करेंगे। कंठे मतलब कंठ, कंठे मतलब तालव्य मतलब तालु, तालव्य मतलब मूर्धन्य मतलब मुर्दा, मूर्धन्य मतलब दंत, दंत मतलब दांत, दंत मतलब ओष्ठ मतलब ओठ, ओष्ठ मतलब नासिक मतलब नाक, नासिक मतलब क्या याद करना पड़ेगा। ये सब समझ में आ रहा है ना पढ़ के? क्योंकि वहाँ 4 गो ऑप्शन देता है ऑब्जेक्टिव में, पता है ना? ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन, समझ जाओगे ना? उसके बाद देखना कंठ तालव्य मतलब कंठ तालु, कंठ तालव्य मतलब कंठ्योष्ठ है। देखो यहाँ कंठ और यहाँ ओष्ठ मतलब ओठ दिख रहा है ना, तो कंठ और ओठ। यहाँ देखो दंतोष्ठ है मतलब दांत और होठ, दांत और ओष्ठ। और यहाँ तो ये लिखा हुआ, इसका ये कोई नहीं होता। अब यहाँ देखना, यहाँ देखो कैसे याद रखेंगे। ओ से ओ आ, ओ से कु से को वर्ग, कु से क वर्ग मतलब क, ख, ग, घ, अंगा। च वर्ग मतलब च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग मतलब ट, ठ, ड, ढ, न। त वर्ग मतलब त, थ, द, ध, न। प वर्ग मतलब प, फ, ब, भ, म। समझ में आया? कु मतलब कबर, हो मतलब हो मतलब अब विसर्जनीय मतलब विसर्ग, विसर्जनीय मतलब। अच्छा बोलेंगे कहाँ से? तो देखो लास्ट बता रहा कंठ मतलब कंठ, यानी ये सब का उच्चारण कंठ से होगा। ये देगा तो इसे भी पकड़ लोगे, ये दिया इसे भी पकड़ लोगे, और ये सबको सीरीज से कैसे याद करना ये बता दिए ट्रिकली। समझ में आ रहा है ना? तो तुम अब यहाँ इसको देखो, ई मतलब ई या दुर्गाई, ई मतलब ई और चू मतलब चवर्ग, चू मतलब अच्छा यू और तालब सो मतलब यू और तालब सो, यू और तालब मतलब लास्ट में बता रहा तालु मतलब कहाँ से उच्चारण? तालु से। कहाँ से? अगला बताना री मतलब री वाला, री मतलब देखना टू मतलब टवर्ग, टू मतलब रोसो मतलब देखो रोसो, रोसो मतलब मुर्दा। कहाँ से बोलेंगे? समझ में आ रहा है सबको? अगला देखना ली मतलब ली, ली मतलब तू मतलब तवर्ग, तू मतलब लोसो मतलब लोसो, लोसो मतलब दंत मतलब दांत से, दंत मतलब। समझ में आ रहा है सबको? कैसे ई वाला भी लिखेगा तो पकड़ लेंगे।
ई लिखा तो भी पकड़ लेंगे, और ये सब पूछा तो सीरीज से लगा करके बता देंगे। अगला देखना, ऊ मतलब ऊ और दुर्गा, ऊ मतलब ऊ और पू मतलब पवर्ग, पू मतलब अच्छा। उसके बाद यहाँ पर सीधे चला जाना, यहाँ पर भी लास्ट में होठ जो दिख रहा ना, इसका मतलब होठ, इसका मतलब होठ। फिर इसका है ही नहीं, इसका देखो ए मतलब ए आई, ए मतलब देखो यहाँ कंठ तालु मतलब कंठ और तालु से, यहाँ देखो ओ मतलब ओ आओ, ओ मतलब यहाँ देखना कंठ और ओष्ठ मतलब कंठ और ओठ दोनों, कंठ और ओठ दोनों, वो मतलब वो मतलब वो। यहाँ देखो दांत और ओठ दोनों, दांत और ओठ। और यहाँ देखना यो मतलब देखो यो दिया हुआ ये मो अंगो नो नो, और नासिक चो, नासिक मतलब नाक, और चो मतलब और भी, तो और भी तो कौन कौन, कंठ और तालु। समझ में आया उच्चारण स्थान? उम्मीद करते हैं याद मतलब चीज़ें समझ में आ गई। घर में इसी तरह से पढ़ना तब याद होगा, क्योंकि याद ज़्यादा रख नहीं पाओगे, इतना याद रखना संभव, लेकिन ऐसे करोगे कंठ मतलब कबर, कंठ के बाद कहाँ आए थे, जीभ के नीचे यानी तालु चबर, फिर जीभ के ऊपर यानी मुर्दा, मुर्दा मतलब टबर, फिर उसके आगे आएंगे दांत आएगा, दांत मतलब टबर, फिर आएगा होठ, होठ मतलब पवर्ग, ऐसे याद करोगे। फिर कंठ में ओ आ, कंठ में तालु में ई दीर्घ, फिर लास्ट मेरा होठ होता है, होठ में ऊ दुर्गा, फिर अब कंठ तालु आ गया, मुर्दा के पास री, और फिर दांत में ली, दांत में ली, फिर कंठ और उसके बगल में तालु, कंठ और ए आई, समझ में? कंठ और फिर होठ, कंठ और होठ में ओ, ऐसे करके रिलेट करके याद करना है। चीजें समझ में आ रही है ना? सब लिख लिए हो ना? नहीं लिखे हो तो लिख लो, उसके बाद जाना। थैंक यू।